नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो की। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक, कह सकते हैं, एक जबरदस्त कमबैक की। एक ऐसी कंपनी की जो लगभग डूबने वाली थी और आज देखिए पूरे बाजार को बदलने का दम रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से। ये बात है मार्च 2025 की, जब ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री हर 3 महीने में करीब 5,000 करोड़ रुपए जला रही है और इसमें से आधा, जी हाँ, आधा हिस्सा अकेले ज़ेप्टो का था। हिसाब लगाइए जरा। इसका मतलब है कि ज़ेप्टो हर रोज करीब करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही थी। सोच सकते हैं, ये बयान ही काफी है ये समझने के लिए कि ज़ेप्टो कितने बड़े संकट में थी। तो सवाल ये उठता है कि इस शानदार वापसी से पहले ज़ेप्टो आखिर इस हालत में पहुंची कैसे? देखिए, ये सिर्फ पैसे जलाने की बात नहीं थी। ये तो असल में कई सारी मुश्किलों का एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म था जो कंपनी को बस डुबाने ही वाला था। सबसे पहले तो कंपटीशन को समझना होगा। 2021 के आखिर की बात करें तो ज़ेप्टो की वैल्यूएशन थी सिर्फ $225 मिलियन, और वहीं दूसरी तरफ ज़ोमैटो यानी ब्लिंकिट $12 बिलियन पर था और स्विगी यानी इंस्टामार्ट $10 बिलियन पर। मतलब ये तो डेविड और गोलियात वाली लड़ाई थी। ज़ेप्टो दो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पैसे वाले दिग्गजों के सामने एक बहुत ही छोटा खिलाड़ी था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। ज़ेप्टो क्विक कॉमर्स की सबसे जरूरी जंग में भी पिछड़ रहा था, और वो जंग थी डार्क स्टोर्स की। 2024 की शुरुआत तक का डेटा देखिए। स्विगी इंस्टामार्ट के पास 705 डार्क स्टोर्स थे, ब्लिंकिट के पास 526 और ज़ेप्टो सिर्फ 350 के साथ बहुत बहुत पीछे था। और जब आप डार्क स्टोर्स की रेस में पीछे रह जाते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है मार्केट शेयर पर। 2024 के अंत तक यही हुआ। ब्लिंकिट 40% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर था, स्विगी इंस्टामार्ट 28% के साथ दूसरे नंबर पर और ज़ेप्टो फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गया था, सिर्फ 23% मार्केट शेयर के साथ। अब कंपटीशन और मार्केट शेयर तो एक तरफ, कंपनी के लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, और वो थी डार्क पैटर्न्स। अब ये डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? देखिए, ये ना ऐप में की जाने वाली कुछ ऐसी डिज़ाइन ट्रिक्स होती हैं जो यूजर्स को, मतलब ग्राहकों को, धोखे से ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जो असल में उन्हीं का नुकसान करते हैं। और ज़ेप्टो ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कस्टमर्स का भरोसा टूटने लगा। होता क्या था? नकली डिस्काउंट दिखाने के लिए एमआरपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया। फिर जब आप चेकआउट करने गए तो आइटम हैंडलिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस, अरे यहाँ तक कि कैश हैंडलिंग फीस जैसे कई छिपे हुए चार्ज जोड़ दिए जाते थे। इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, इतना कि रेडिट पर एक पूरी कम्युनिटी बन गई थी जो सिर्फ ज़ेप्टो की इन्हीं हरकतों को एक्सपोज करती थी। तो बाहर से तो ये सारी मुसीबतें थीं ही, लेकिन अब तो कंपनी के अंदर भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल चुका था। और फिर शुरू हुआ इस्तीफों का सिलसिला। एक के बाद एक कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स नौकरी छोड़कर जाने लगे। संकट अब और भी ज्यादा गहरा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। ठीक जब ऐसा लग रहा था कि ज़ेप्टो की कहानी अब खत्म होने वाली है, कंपनी ने एक ऐसी वापसी की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आइए अब समझते हैं उनके उस 2 पार्ट कमबैक प्लान को, जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले टर्न अराउंड को मुमकिन कर दिखाया। अक्टूबर 2025 ज़ेप्टो ने $450 मिलियन की फंडिंग उठाई। 450 मिलियन! ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल था कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी में वापस आ गया है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो इतना पैसा जला रही थी, उसके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना लगभग नामुमकिन ही माना जा रहा था। तो इन्वेस्टर्स ने इतना भरोसा क्यों दिखाया? वजह थी कंपनी की रॉकेट जैसी ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ज़ेप्टो का रेवेन्यू 150% बढ़कर 4,450 करोड़ से सीधे 11,110 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन सुनिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है, और ये हिस्सा तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। ग्रोथ के साथ साथ ज़ेप्टो ने अपना मंथली कैश बर्न, मतलब हर महीने जो पैसा जल रहा था, उसे 75% तक कम कर दिया। $80 मिलियन से घटाकर $20 मिलियन से भी नीचे। आप समझिए, इस सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रो करते हुए अपने घाटे को इतना कम कर लेना, ये ऑलमोस्ट अनसुनी बात है। तो सवाल वही है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? तो चलिए प्लान के पहले पिलर की बात करते हैं, और वो था रूथलेस ऑपरेशनल डिसिप्लिन,
मतलब कंपनी के अंदर काम करने के तरीके को सुधारना और खर्चों पर बहुत ही सख्ती से लगाम लगाना। इसके लिए जिप्टो ने कुछ बहुत ही कड़े और ज़रूरी फैसले लिए। सबसे पहले मार्केटिंग का खर्चा आधा कर दिया, 50% कट। फिर कंपनी में कई रोल कम किए और नई हायरिंग पर रोक लगा दी। अपने डार्क स्टोर्स में सिर्फ वो 2500 से 3000 आइटम रखे जो सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से बिकते थे। और हाँ, अपने राइडर्स के एक बहुत बड़े हिस्से को कम खर्चे वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज पर शिफ्ट कर दिया। तो ये तो हो गया खर्चे कम करने का तरीका। अब आते हैं कमबैक प्लान के दूसरे पिलर पर, और वो था स्मार्ट मोनेटाइजेशन। यहाँ पर सारा फोकस इस बात पर था कि हर एक ऑर्डर से कमाई को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए जेप्टो ने ज़्यादा मार्जिन वाली कैटेगरीज में एंट्री की, जैसे ब्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ जेप्टो एटम का लॉन्च। ये क्या है? ये उनका अपना इन ऐप एडवर्टाइजिंग इंजन है। और आपको पता है, ये नया एड बिजनेस अब सालाना लगभग 1500 करोड़ रुपए कमा रहा है, जो सीधा उनके प्रॉफिट में जुड़ता है। और हाँ, वो जो कस्टमर ट्रस्ट वाली बात थी, उसे वापस जीतने के लिए सीईओ आदित्य पालेचा ने सामने आकर पब्लिक में ये माना कि हाँ, डार्क पैटर्न्स एक गलती थी, हमने उसे खत्म कर दिया है। देखिए, इस तरह खुलेआम अपनी गलती मान लेना, इससे कंपनी की इमेज को सुधारने में बहुत मदद मिली। तो चलिए, ये तो हो गई कमबैक की कहानी। अब जेप्टो की नज़र भविष्य पर है। अब उनका मकसद सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि इस बेहद कॉम्पिटिटिव बाजार में अपनी एक अलग, एक मजबूत पहचान बनाना है। तो आइए उनकी नई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो ये है वो स्ट्रैटेजिक पिवट, वो बुनियादी बदलाव। पहले जिप्टो का एक ही मंत्र था, स्पीड, 10 मिनट में डिलीवरी, बस। लेकिन अब उनका नया मंत्र है वैल्यू प्लस स्पीड। मतलब तेजी तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर को बेस्ट वैल्यू यानी सबसे अच्छी कीमत भी मिलेगी। और इस नई स्ट्रैटेजी के दिल में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं EDLP, यानी एवरीडे लो प्राइसेस। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे वॉलमार्ट और डीमार्ट जैसे बड़े बड़े रिटेलर्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब रोजमर्रा की चीजों पर लगातार कॉम्पिटिटर से कम दाम रखना, ताकि कस्टमर्स बार बार वापस आए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इस नई स्ट्रैटेजी को सीधे ऐप के अंदर लागू किया गया है। अब ऐप में एवरीडे लोएस्ट प्राइस का एक अलग सेक्शन दिखेगा। जो लोग डील्स ढूंढते हैं उनके लिए 50% ऑफ जोन है, और जो लोग ज्यादा सामान एक साथ मंगाते हैं उनके लिए सुपर मॉल भी है। साथ ही जिप्टो फार्मेसी जैसे नए वर्टिकल्स भी शुरू किए गए हैं। तो अब सवाल है कि आगे क्या? जिप्टो ने अपने बिजनेस को काफी हद तक स्टेबल कर लिया है, और अब कंपनी का अगला बड़ा कदम शेयर मार्केट में लिस्ट होना हो सकता है, यानी एक IPO लाना। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ये जेप्टो की एक रोलर कोस्टर जैसी जर्नी रही है। 2024 की शुरुआत में एक बड़ा संकट, 2025 के अंत तक एक शानदार टर्न अराउंड, और अब 2026 में वैल्यू मॉडल पर फोकस और IPO की तैयारी। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये वैल्यू और स्पीड का मिला-जुला मॉडल क्विक कॉमर्स की इस लंबी जंग को सच में जीत सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।